हाय, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन जो पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे अपन पढ़ रहे थे बेटा मैग्नेटिज्म। कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? मैग्नेटिज्म पे पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने प्रॉपर्टीज़ तक पहुंच गए थे। हम कहाँ पहुंच गए थे? प्रॉपर्टीज़ पे पहुंच गए थे और प्रॉपर्टीज़ में अपन ने बातें शुरू कर दी थी। हमने इससे पहले पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बात की थी कि सब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो अपन प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब कैसे बिहेवियर होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कहानियाँ होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, वो चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में या अपने जो फेसबुक वगैरह है उन सब पे अपने को शेयर करें लिंक को, है ना। तो देख बेटा, सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है हमारा? मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड जनरल हमारा क्या होता है? आपसे क्या कहा जाता है, जैसे मान लो बेटा हमने ये मैग्नेटिक मटेरियल लिया, ये मैग्नेटिक मटेरियल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। कहाँ रखा हमने इसको? किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा इस मैग्नेटिक मटेरियल को। तो अगर मैग्नेटिक मटेरियल को इस फील्ड में रखोगे तो क्या इस मटेरियल के अंदर एक इंडक्शन हो जाएगा यार। मैं तो कह रहा हूँ एक पैदा हो जाएगा। पैदा कैसे होता था? मैंने पीछे वाले चैप्टर में बताया था कि साहब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डायपोल मोमेंट्स होते हैं बेटा हमारे पास, ऐसे 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 बहुत सारे होते हैं, लेकिन नेट मिला के क्या होता है उन डायपोल मोमेंट का? जीरो। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल में रखते हैं तो वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाते हैं। उसके कारण से अपन को एक फील्ड मिल जाता है। दिस फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन और दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्शन इफेक्ट। बोल समझ आया ये बात? तो पहली बात हो गई बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही होता है। इसका यूनिट हमारा टकला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है या गाउस होता है, ये कुछ भी हो सकता है। डायमेंशन आपकी पहले भी पता आपको। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, 2 नंबर में देख, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई बड़ी काम की चीज होती है। वैसे इंटेंसिटी जो होती है वो इंडक्शन का कहीं ना कहीं मीनिंग निकालती है। देख यहां तो इंडक्शन हुआ हमारा, जो बी आया, अब ये बी आया किसके कारण से था बेटा? क्या ये बहुत सारे डायपोल मोमेंट से कुछ डायपोल मोमेंट मिल गया इधर की तरफ? बोल तभी तो आया यार। तो हमने कहा इधर की तरफ जो डायपोल मोमेंट बना, क्या उसके कारण से एक नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो गया? नहीं चमका यार। नेट डायपोल, अरे ये डायपोल पैदा हुआ, ये एम कुछ बचा रिजल्टेंट, तभी तो ये पैदा हुआ यार। और ये पैदा हुआ, हम कह सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट पैदा हुआ मटेरियल के अंदर, वो पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना हुआ? दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। अरे नहीं आया यार। तो हमने कहा साहब ये तो हमारा जानते ही हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब और स्क्वायर से नीचे मीटर मिल गया, तो यूनिट क्या मिल गया अपन को? एम्पियर अपॉन मीटर। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं बेटा, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। ये भी इसका वैल्यू हो सकता था। तो बेटा ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया। समझ आ गई इतनी बात। अगली प्रॉपर्टी पे चल लेते हैं बेटा, तीसरे नंबर पे हमने कहा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये तो है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, एक है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्या चीज़ है सोच के देख। इसमें हुआ क्या, जैसे आपने किसी को किसी फील्ड में रखा, अगर किसी फील्ड में रखेगा किसी भी मटेरियल, जैसे इसको रखा था, तो क्या इसके अंदर कोई बीएम पैदा हो गया था? हुआ था यार, बिल्कुल। तो इसमें क्या कहा कि कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, यानी जो कैपेसिटी है, जो उस फील्ड की कैपेसिटी है उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की, मैं कह दूं कि साहब जितना ज़्यादा ये पैदा करेगा वही उतना ही ज़्यादा ये मैग्नेटाइजेशन ये होगा, इंटेंसिटी। बोल क्लियर हो गया एच? तो एच को लिखने का तरीका था बेटा, एच बराबर बी अपॉन म्यू नोड। बी क्या है? बी है नेट इनसाइड मैग्नेटाइजेशन इन द मटेरियल।
तो इस मटेरियल के अंदर जो नेट बी है वो आएगा हमारा बी नोड प्लस बी एम। दिस इज द बी नेट इनसाइड द मटेरियल। बोल आया कि नहीं आया रे? तो इसको डिफाइन किया गया H बराबर बी बाई म्यू नोड माइनस आई। म्यू नोड हमारा हवा के लिए, वैक्यूम के लिए परमिएबिलिटी होता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी। चौथे प्रॉपर्टी पे आ जाओ, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये सब जानते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कौन सा वाला? ये मैग्नेटिक इंडक्शन टू द एच। इसका रेशियो इसके साथ क्या कहलाता? हमारा म्यू कहलाता। बोल चमका इस बात के लिए। इसके लिए बात कर ले बेटा, इसकी बात करें रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव को आपने जैसे एप्सिलॉन आर भी पढ़ा था रिलेटिव में, एप्सिलॉन आर के लिए भी आपने पढ़ा था बेटा। तो हमने कहा था एफ इन एयर अपॉन एफ इन मीडियम। क्या यही पढ़ा था आप लोगों ने? कुछ ऐसा ही, फोर्स इन मीडियम एयर अपॉन फोर्स इन एयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था आपने ऐसी बात। तो उससे जैसा ही हमारा म्यू आर है, म्यू अपॉन म्यू नोड बी अपॉन बी नोड, खत्म कहानी। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा कि साहब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और ये आ गया किसके अंदर? हवा के अंदर, एयर के अंदर, या जो भी है हमारा, इसके लिए हमने सोल्व कर लिया। तो बेटा ये बेसिक 4 प्रॉपर्टी थी हमारी। और देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी 5 देखिए हमने। अगला जो प्रॉपर्टी है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है बेटा। सुनते जाना क्या होता है वो, देखते जाना अच्छा आराम से। देखो बेटा मैंने क्या कहा, देखो ये चीज़ें सारी पता रहनी चाहिए आपको। म्यू अपॉन म्यू आर, म्यू नोड इज इक्वल टू म्यू आर, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। आपसे कहा गया मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक जाइम, जाइम, चाई, जाई, जो भी है बोल देना, जो तुम्हारी इच्छा हो, है ना। जाइम, जाई, जाइम, है ना। चाय भी बोल देते, चाय, 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 है ना। जाइम, जाइम। देखो क्या कहा गया, इसका पहले बेसिक डेफिनेशन तो ये बताया गया कि ये जो जाइम है ये बताता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो कितना बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल बन सकता है, या कितना बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल है। इट इज़ द एबिलिटी टू डिफाइन द मैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है हमारा वो कितना मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, ये चीज़ अपन को बताता है कौन? ये जाइम। इस जाइम को डिफाइन कैसे किया गया बेटा? इसको किया गया क्या कि साहब कितना इंडक्शन हुआ अपॉन कितना आपने एच दिया। अरे आई बाई एच, आई अपॉन एच, ये समझ ले। एक तरह का गांव की भाषा में बोलूं तो आउटपुट अपॉन इनपुट। ये क्या था रे? क्या ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी था कि कितना एबल है टू मैग्नेटाइज द, कितना एबल है टू मैग्नेटाइज द मटेरियल, मटेरियल में कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, वो तो ये था जो एक्सटर्नल वगैरह सब मिला के कर रहे थे। ये क्या है? एक तरह का आउटपुट, यानी आई क्या था? क्या इंडक्शन था एक तरह का, या कह दूं एम बाई वी था। अरे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या यही हमारा आई बाई एच आया था? अरे नहीं आया यार। बोल क्लियरिटी आई। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच डिफाइंस द मटेरियल इज, कितना बढ़िया मैग्नेट है, कितना बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल है, कितना बढ़िया इंडक्शन हो सकता है, उसके लिए आई होगा। अब आई का वैल्यू बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा, आगे अपन बात करेंगे। तो ये पहली बात तो हमारी इतनी सी बहुत समझ आ गई ये कहानी। अब बेटा हम बात करेंगे हमारे लिए जो अपन ने बात किया था कि साहब मैग्नेटिक जो मटेरियल पढ़े थे आपने, कि साहब 3 टाइप के पढ़े थे, उनके लिए म्यू आर, एप्सिलॉन, जाइम, इन सबसे रिलेशंस में अपन चर्चाएं करेंगे बेटा। देख कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले लिखा मैंने डाई मैग्नेटिक मटेरियल, मैंने कहा 2 बार पढ़ाऊंगा, 1 बार दोबारा। ये डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तीनों को दोबारा पढ़ेंगे बेटा। देखो क्या क्या बातें पढ़नी है तीनों के अंदर, अपन को काम की बातें सारी की सारी। सुने, हमने कहा सबसे पहले बात करें हम लोग, यार एक बात बताओ, जो आपने मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
जो आपने जो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अंदर आपने ये कहा था, इस डाई मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर याद करो, क्या जो भी बी पैदा होगा इस मैग्नेट के कारण से, क्या वो उल्टा पैदा हुआ था अंदर? तो नहीं चमका यार। अरे क्या बीएम उल्टा पैदा हुआ था? नहीं आया। या मैं कह दूं कि साहब इसके अंदर जो ये तो हमने इस तरह से लगाया था मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, चमका कि नहीं चमका रे? इतनी बात तो हमको याद है यार, बिल्कुल सही बात है। इसमें थोड़ी सी चर्चा करवा दूं कि साहब इसके अंदर कुछ इस तरह से हुआ था, आपने मैग्नेटिक मटेरियल रखा था तो थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल अंदर पैदा हो गया था, थोड़ा ही तो इसमें हुआ था और थोड़ा ही इसमें पैदा होगा, बट इसमें पैदा किधर हुआ? जिधर आपने बी नोड लगाया, इधर आपने बी नोड लगाया उसके अपोजिट। क्या हल्का सा रिपल्सन था? बोल था कि नहीं था? चमकी ये बात। इसके अंदर जो था, क्या इसके अंदर खतरनाक पैदा हुआ था? मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इसमें से पैदा हुई थी रे यार? चमका ही नहीं यार। तो हम कह दें कि इसके अंदर जो बीएम पैदा हुआ था वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था। बढ़िया मटेरियल है तो बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा हमारा। सबसे पहली बात मैंने कहा कि सब जो आपके पास जाई एम की, इनकी अपन चर्चाएं यहाँ से करेंगे कि सब किसका वैल्यू किस तरह से ज़्यादा आएगा, कम आएगा, क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि आई का वैल्यू की बात करूं, यहाँ किसके वैल्यू की? आई का वैल्यू, या मैं तो कह रहा हूं जाई एम का वैल्यू की बात करूं। जाई एम कैसा होगा इसके लिए बताओ मेरे को, थोड़ा सा हिंट दो। एक रिलेशन छोड़ दिया मैंने, एक रिलेशन छोड़ दिया, गलती से रह गया हमारा बेटा। रिलेशन बता दूं क्या है, यहां से लिख दो जाई, एक मिनट बाद में बात कर लेंगे रिलेशन की, पहले अपन इतनी बात रख रहे, बाद में कर लेंगे। वैसे अपना कुछ है नहीं, वैसे कर सकते अपन। जाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू आर, ऐसा एक रिलेशन होता है हमारा, कर लेंगे कोई बात नहीं। तो सुनो, पहले बातें सुनो। पहले क्या बोला कि साहब जाई एम का वैल्यू इस डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए कैसा होना चाहिए। अब तू सोच के देख, क्या जाई एम होता क्या है? सारी डेफिनेशंस तेरे को आनी चाहिए। क्या जाई एम बराबर आई बाई एच होता है? आई का मतलब क्या था? इंडक्शन था, एक तरह से समझ ले। अरे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यही तो था, तो पैदा होने वाला कौन सा था? आई वाला। अब बता कि जो पैदा होने वाला, क्या इसमें पैदा हुआ तो क्या उल्टा पैदा हुआ? अरे नहीं चमका यार। अरे जो बीएम पैदा हुआ, क्या वो नेगेटिव का पैदा हो गया यार? इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा लेस देन 0। अरे कैसा आएगा? लेस देन 0। और बहुत बड़ा भी नहीं आएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन। तो हम ये कहते हैं सबसे पहली बात कि सब हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो जाई एम का वैल्यू किसके लिए? डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि जाई एम बराबर क्या होता है रे? आई बाई एच। आई का मतलब क्या था? जो पैदा हुआ, जो पैदा हुआ वो तो उल्टा हुआ ना, होता एम बाई वी है, लेकिन एम भी तो बी से ही तो आता है, इंडक्शन वाले से। नहीं चमका यार। अरे बीएम किससे आया था? क्या बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे हुए तो तभी तो आया था हमारा। तो हमने कहा कि सब जो पैदा हुआ उसके लिए जाई एम कैसा आया हमारा? नेगेटिव, क्योंकि आई का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव है। आई का वैल्यू कैसा है? चमका साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए बात कर लो, क्या जाई एम का वैल्यू पॉजिटिव आएगा? देख ऐसा पैदा हुआ पॉजिटिव में, जाई एम का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0। अरे चमका ही नहीं यार। लेकिन ध्यान से सुन, क्या इसका जो वैल्यू आएगा जाई एम का यहां से, क्या वो बहुत बड़ा आएगा कि 1 के आसपास आएगा? ध्यान रखना इस बात का बेटा, बहुत बड़ा। मैंने कहा था स्मॉल प्यार होता है। अरे क्या होता है? बेसिकली स्मॉल प्यार होता है। तो इसके लिए कई बार ये भी कहा जा सकता है कि सब छोटा होता है 1 से और ये होता है 0 के बराबर। तो हम इसको इतना ही ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमारे पास जाई एम हमारा ये हो गया। इसमें आ जाओ, क्या फेरोमैग्नेट में जो बीएम पैदा हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ? और नहीं आया। अरे नहीं आया। तो हमने कहा सब जाई एम का वैल्यू क्या बहुत बहुत बड़ा आएगा 1 से?
चमका ही नहीं यार। अरे बीएम बहुत बड़ा आया था, अगर बीएम बहुत बड़ा आएगा जाइम का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा आएगा, जीरो से, चमका ही नहीं यार, क्योंकि क्या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ। ये मेरी बातें समझ में आ गई रे, चमक गई बात बेटा। अब सुन, दूसरी बात पे आते हैं बेटा। अब बात करते हैं म्यू आर की। अब सोच के देख, ये अगर जीरो है, सोच के देख, ये अगर जीरो है तो क्या म्यू आर का वैल्यू 1 होना चाहिए? चमका कि नहीं चमका रे? ये जीरो हो ही नहीं सकता। मैं कह दूं जीरो से थोड़ा सा छोटा है, माइनस का 0.1 है, तो क्या प्लस का 0.9 बचेगा? अरे नहीं चमका यार। बोल क्लियरिटी आई? तो मैं ये कह सकता हूं बेटा इसके लिए कि साहब जो म्यू आर का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया बेटा? क्या म्यू आर का जो वैल्यू आया, यहां से सोच के देखना, क्या वो जीरो जीरो लिख, क्या म्यू आर का वैल्यू लिख के देख ले, यहां पर जैसे ऐसे लिख दे 0.1, मैं लिखा माइनस का, क्योंकि इसका वैल्यू 0.1 माइनस का लिख दिया, तो क्या 0.9 आया? क्या 1 से छोटा आया? अरे चमका ही नहीं यार। अरे क्या आया? क्या 1 से छोटा आएगा? तो साहब हमने कह दिया म्यू आर का वैल्यू आएगा 1 से छोटा। नहीं चमका यार। ये 0 से छोटा आया, इसका मतलब क्या नेगेटिव आया बेटा? तो सोच के देख ले, एक में कुछ माइनस वाला रखेंगे तो क्या कुछ तो छोटा ही आएगा 1 से, ये बात तो श्योर है। यानी ये 1 से छोटा आएगा हमेशा। किसके लिए? डाई मैग्नेटिक के लिए। और अगर पैरा की बात कर ले बेटा, इसमें तो देख, इसमें अपन बात करें यहीं पे लिख के, क्या कुछ वैल्यू आया था, तो क्या म्यू आर का वैल्यू बड़ा आएगा 1 से? अरे चमका ही नहीं यार। बोल आया कि नहीं आया? और यहाँ की बात करोगे तो म्यू आर का वैल्यू बड़ा 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 आएगा किससे? अरे चमका ही नहीं यार। क्या म्यू आर का वैल्यू बहुत बड़ा आना चाहिए रे? अरे नहीं आया यार। बोल क्लियरिटी आई बेटा? तो सब म्यू आर का वैल्यू बहुत बड़ा आ गया किससे? 1 से। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात सुने बेटा कि साहब म्यू आर और म्यू के बीच में जो बात कर ली, म्यू आर के बीच में तो हमने बात कर ली, बात करें साहब रिलेशन क्या होता है म्यू और म्यू एम के बीच में, सॉरी म्यू और म्यू नोड के लिए हमारा क्या रिलेशन होता है वो। अब सोच, आपको पता है म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नोड, ये जानते हो बेटा जी तुम, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन, बोल चमका ये बात तो। अब इसके लिए अगर अपन बात कर ले, ये बात रफ कर देता हूं मैं, इसके लिए अगर बात करें तो बताओ इनमें क्या रिलेशन? क्या म्यू आर जो है क्या लेस देन 0 है रे? अरे नहीं चमका यार। म्यू आर सॉरी लेस देन 1 है रे, तो क्या म्यू लेस देन आएगा म्यू नोड से? उड़ गए तोते भाई साहब। क्या इसमें म्यू बड़ा आएगा म्यू नोड से? उड़ गए। क्या इसमें जो म्यू आएगा वो बहुत बहुत बड़ा आएगा किससे? म्यू नोड से। चमका कि नहीं? ये म्यू किसके लिए? हमारा एक तरह से मीडियम के लिए था ये। इसको अपन म्यू एम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? म्यू एम भी बोल सकते हैं। बेटा ये चीज़ समझ में आ गई? ये आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि सब क्या कहानी हमने लिखी है किसके किसके लिए। बोल क्लियरिटी हुई रही ये बात? आया कि नहीं आया? कर सकते हो बेटा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से सोल्व कर ली। और भी तरीके थे, कई बार इसमें 1 + e मान के लिख देते हैं म्यू आर को, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक फंडा इनको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा मटेरियल कौन सा है, डाई मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक है या फेरो मैग्नेटिक है। अगर म्यू आर और जाइम या फिर म्यू के लिए अपन को दी गई हो बातें। अब अपन बात करते हैं बेटा हिस्टैरिसीस ग्राफ। हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास हाई मैग्नेटिक मटेरियल की अपन बात करते हैं, हिस्टैरिसीस ग्राफ की पहले बात कर लेते हैं। देखो हिस्टैरिसीस कर्व, इसको BH कर्व भी कहते हैं, IH कर्व भी कहते हैं। ठीक है, देखो क्या कहानी होती है, इसमें क्या बातें करते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है इसका बेटा। हमने क्या कहा कि साहब हमारे पास जैसे अपन बहुत बड़े समुद्र वगैरह वहाँ की बात करते हैं, कंटेनर उठाते हैं, तो कंटेनर उठाने के लिए अपन बेटा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, हाई मैग्नेट जनरेट करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। चमका ये बात? तो सब इलेक्ट्रिक करंट के कारण से हम पैदा करते हैं उस मैग्नेट को। फिर क्या हुआ, जैसे मान लो सामान उठाना था, सामान को चिपकाया, उठाया, रख दिया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर वापस आए,
फिर वापस मैग्नेटाइज किया, फिर वापस डीमैग्नेटाइज किया। तो इसे मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करने में जो मटेरियल में लॉस ज़्यादा होगा वो बेकार होगा, और जो लॉस कम होगा वो बढ़िया होगा। तो हमने सब ऐसे मटेरियल को पता करना है कि जो बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल हो, उसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, बार बार किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट बनाना, डीमैग्नेटाइज करना, ये सारे मेथड को किसी ग्राफ में शो करना हमारा क्या कहलाता है बेटा? हिस्टैरिसीस ग्राफ कहलाता है। अब सुन, इसके बारे में बेसिक चर्चा कराऊंगा मैं आपको। क्या कहानी है अच्छे से समझना बेटा इस बात को, बहुत बढ़िया चीज़ें आएगी हमारी, सुनते जा। मैंने कहा ये हमारा आई है और ये हमारा एच है। ध्यान से सुनना बेटा। एच जो रिलेटेड होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से होता है। किससे होता है? एक्सटर्नल। कौन सा होता है हमारा? बी नोड। और बी नोड जो जुड़ा हुआ होगा वो होगा हमारा करंट से। किससे होगा बेटा? करंट से। अगर करंट बढ़ाएंगे तो बी नोड बढ़ेगा, बी नोड बढ़ाएंगे तो एच बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक तो बी नोड बाई जो हमारा म्यू नोड होता है, यही हमारा क्या होता है बेटा? एच होता है। और आई जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे? एम बाई वी होता है। एम का मतलब जो पैदा हुआ था अंदर, क्या वो बी एम ही पैदा हुआ था, जिसको नाम कह दूं इंडक्शन ही हुआ था एक तरह से। ये अंदर पैदा हुआ था, वो क्या हुआ था? इंडक्शन हुआ था। अब सुनते जाना, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया बेटा ऐसे, ठीक। इसको किसी सोलेनोइड में रख दिया। किस में रख दिया? सोलेनोइड में। ध्यान से देखना, बिल्कुल सोलेनोइड में रख दिया। ये मटेरियल था। अब देखो, ये जो मटेरियल लिया आपने, क्या इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे डाइपोल मोमेंट रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे, मास्टर ने कहा तो रहे होंगे। और कहा कि सब नेट डाइपोल मोमेंट इनिशियली कितने होते हैं हमारे? 0। सोच के देख, क्या होता है रे? 0 होता है। ये नेट डाइपोल मोमेंट थे, वो सारे के सारे इनिशियल में कितना होता है? 0 होता है। सब बिल्कुल सही बात कही आपने। अब मैं कह दूं, हमने क्या कहा कि सब जब हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी दो मैग्नेट के बीच में रखोगे, इंडक्शन एक तरह से रखोगे, और पहले कोई बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, यानी H बराबर कितना था? सोच के देख, अगर इस सोलेनोइड में मैं कह दूं करंट अगर 0 बहाया तो बी नोड कितना था रे? 0। ध्यान सुना बिल्कुल। क्या मैं इसमें अगर करंट 0 बहाऊं तो B बराबर कितना? क्योंकि B बराबर कितना होता है सोलेनोइड के लिए? म्यू नोड एन आई। अरे I बराबर 0 है तो क्या B नोड बराबर भी 0 था? अगर B नोड 0 है तो H भी 0 है। H 0 हुआ, यानी बाहर से आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो क्या अपने आप ही मैग्नेट बन जाएगा वो मटेरियल? कभी भी नहीं बनेगा। तो हमने ये कहा बेटा कि इनिशियली में H बराबर 0 पे I बराबर 0 होगा। I मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ना। अब हमने कहा जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ाया वैसे वैसे बी नोड पैदा होने लग गया। चमका ये चीज। जैसे जैसे बी नोड बढ़ा वैसे वैसे एच बढ़ने लग गया। अब जैसे जैसे एच बढ़ा, इसके कारण से हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट थे, मान ले डाइपोल मोमेंट है बहुत सारे, पहले तो ये टेढ़े मेढ़े से नेट मिला के क्या था डाइपोल मोमेंट? 0। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बी नोड, क्या ये घूमना शुरू कर देंगे? किसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे? ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे करंट बढ़ा हो गया, बी बढ़ता गया, बी बढ़ता गया, एम इधर अरेंज हो गए। बढ़ते बढ़ते अरेंज होते होते एक समय सारे के सारे इस डायरेक्शन में अरेंज हो गए बेटा, यानी सारे के सारे अरेंज हो गए। उसके बाद में कितना ही बढ़ा दे, एक समय ऐसा आ गया ये ओ से चलना शुरू किया। एक समय ऐसा आ गया कि सारे के सारे डाइपोल मोमेंट इधर आ गए बेटा।
अब कोई डाइपोल मोमेंट बचा ही नहीं। अब तू कितना ही करंट बढ़ा दे, अब तू कितना ही बी नोड बढ़ा दे, अब तू कितना ही एच बढ़ा दे, और थोड़ी पैदा हो सकते हैं यार। सारे के सारे तो हो गए जितना होना था। भाई मैग्नेटिक का इंडक्शन कहाँ से होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम से ही होगा। अब वो सारे के सारे तो अलाइन हो गए, सारे के सारे एक तरफ हो गए, यानी अब उससे ज़्यादा पैदा, यानी आपसे कहा जाए अब और बढ़ा दो एच का वैल्यू, ये आई नहीं बढ़ेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज, क्या कहलाती है बेटा? सैचुरेशन, सैचुरेशन कंडीशन। इसके बाद में कोई भी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद ए पॉइंट आ गया मान लो। उसके बाद क्या किया हमने? करंट का वैल्यू वापस घटाना शुरू कर दिया बेटा। हमने करंट का वैल्यू क्या कर दिया? वापस से घटाना शुरू कर दिया। अगर इस सोलेनोइड में अगर करंट का वैल्यू घटाओगे तो क्या बी नोड का वैल्यू घटेगा? सोच के देख, क्या बी नोड का वैल्यू घटेगा? तो बेटा बी नोड का वैल्यू घटेगा तो क्या एच घटेगा? एच घटेगा तो क्या वो जो पहले अलाइन हो गए थे डाइपोल मोमेंट इसके, वो अब क्या करेंगे? वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपने एच को जीरो बना दिया, जैसे ही आपने करंट जीरो बना दिया, या जैसे ही आपने एच को जीरो बना दिया, तो क्या देखा गया कि कुछ डाइपोल मोमेंट इधर ही रह गए। अरे नहीं आया यार, समझ बड़ा आराम से। बिल्कुल मैंने कहा कि जैसे ही तूने इसको एच को घटाने की कोशिश किया, वैसे ही कुछ डाइपोल मोमेंट, जैसे ही तूने एच को जीरो बना दिया, जैसे ही तूने करंट को जीरो बना दिया, वैसे ही बी नोड जीरो, वैसे ही एच जीरो। तो जैसे ही एच को जीरो बनाया, तब तेरे पास ये जो डाइपोल थे वो कुछ बच गए इधर की तरफ। नहीं चमका यार, इधर की तरफ बच गए, मतलब कुछ ना कुछ तो आई का वैल्यू बच गया। अरे कुछ ना कुछ तो आई का वैल्यू बच गया। दिस वैल्यू इज नोन एज रिटेंटिविटी। अरे क्या कहलाता है दिस वैल्यू? ये कहलाता है हमारा रिटेंटिविटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। वो चमका कि नहीं चमका? इसको दूसरा समझ ले इस कारण से, एग्जांपल के तौर पर, कि ऐसा होता नहीं है। मान ले तूने किसी भी आयरन के टुकड़े को या कोई भी सा ओलपिन होता है उसको किसी मैग्नेट के बीच में रख दिया मान लो 2-4 दिन तक। आप क्या देखो उस ओलपिन को हटा के या फिर उस मटेरियल को हटाकर दूसरे से चिपकाओगे तो हल्का हल्का चिपकेगा, वो हल्का हल्का। इसका मतलब उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी रह गई यार। और नहीं आया यार, क्या उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी रह गई? इसका मतलब कह सकते हैं उसमें इंडक्शन रहा। उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं बेटा? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी इज द वैल्यू ऑफ आई एट विच द एच बराबर जीरो। एच बराबर जीरो पे जो आपका आई का वैल्यू रहेगा, दिस वैल्यू इज नोन एज रिटेंटिविटी। बोल समझ आ गया? अब क्या हुआ? अब हमने क्या कहा कि सब हमारे पास ये हमारा था ही, अब हम करंट उल्टी बहाएंगे। पहले करंट उधर बहा रहे थे, अब करंट उल्टी बहाएंगे। तो जैसे ही तूने करंट उल्टी बहाना शुरू किया तो सोच के देख, क्या तेरे पास कुछ भी इधर बच गए थे? यहां तक आया तब कुछ डाइपोल मोमेंट बच गया था। तो बच गया था तब क्या कर, अब तू बी ऐसे पैदा करना चाहे तो पहले क्या होगा? ये जो दोनों बी थे वो अपनी जगह आएंगे, यानी नेट मिला के क्या हो जाएगा? जीरो। या सुन ले बेटा कि इस जगह पर आपके पास कुछ ना कुछ बीएम बचा हुआ था मटेरियल में। उस बीएम का डायरेक्शन किधर था? इधर। आपने बी नोड इधर लगाना शुरू कर दिया। अब बी नोड इधर लगाना शुरू कर दिया तो क्या पहले बी नोड इस बीएम को जीरो बनाएगा? यानी जैसे ही आपने करंट को उल्टा बहाना शुरू कर दिया तो हमारे पास क्या होगा बेटा जी? हमारे पास होगा कि पहले हमारा जो m था वो जीरो होगा। m जीरो होने का मतलब यानी हमारे पास यहां पर क्या जीरो है बेटा? i जीरो है। अरे क्या जीरो है? i जीरो है, बट h बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। क्या यहां पर h का कुछ ना कुछ वैल्यू मिला रे तुमको? h का कुछ ना कुछ वैल्यू मिला। दिस वैल्यू इज नोन एज कोएरिसिटिविटी। बोल चमका रहे ये बात? तो सब ये हमने बात कर ली कोएरी, एक मिनट स्पेलिंग देख लेता हूं मैं,
कोएरोसिटी, हाँ ये कुछ देख लेना, स्पेलिंग तुम देख लेना, मुझे नहीं पता। तो कोएरोसिटी कहलाता है हमारा, कोएरोसिटी। ये जो वैल्यू किसका वैल्यू होता है, ये एच का वैल्यू होता है। अब सुन, अब करंट का वैल्यू और बढ़ाने लग गए हम, उल्टी डायरेक्शन, पहले इधर जो बढ़ा रहे उसके उल्टी डायरेक्शन में और बढ़ाने लग गए, और बढ़ाया तो क्या अब इधर की तरफ भी अरेंज होने लग जाएंगे, जो इंड्यूस वाले मैग्नेटिक मटेरियल वाले जो एम वाले थे इधर की तरफ होना शुरू कर देंगे, तो सब इधर की तरफ होना शुरू हो गए। यहाँ तो आई था, अब इधर की तरफ होना शुरू हो गए। एक समय फिर ऐसा आ जाएगा हमारा, एक समय क्या आ जाएगा कि सब हमारे पास जो सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट थे वो सारे के सारे इधर आ गए, अब कोई भी नहीं बचा कि इधर आए। इसका मतलब दिस कंडीशन अगेन, ये ओ ए बी सी डी, अब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन कंडीशन, सैचुरेशन। अब इसके बाद में कितना ही एच बढ़ा दे, कितना ही बी बढ़ा दे, इस आई में कोई फर्क, फिर वापस बेटा वही काम कराना शुरू कर देंगे। सब वापस हमने एच का वैल्यू घटाया तो आई का वैल्यू कुछ बच गया, एच का वैल्यू अगर कुछ घटाया तो आई का वैल्यू फिर बच गया, फिर अगेन दिस इज रिटेंटिविटी, फिर वापस हम बात करते जाएंगे, सब ऐसे ही चलता जाएगा ये ग्राफ हमारा। तो ये कंप्लीट ग्राफ हमारा बन जाता है ई एफ। बोल चमका क्या रे इस, यहाँ पर एक ग्राफ बना, एक एरिया बन गया ये वाला, देखो ये एरिया बन गया। ध्यान से सुनना, रिटेंटिविटी क्या कहलाता है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी वेयर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो और एच इज ऑल्सो जीरो, दिस इज नोन एज रिटेंटिविटी। चमका ये बात। अब ये जो ग्राफ बना या जो एरिया बना, एरिया ए ओ या ए बी सी डी ई एफ, ये एरिया किसको बताता है बेटा, एनर्जी लॉस को। और किसको बताता है, एनर्जी लॉस को। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी का लॉस क्या रहा होगा, हमेशा ज्यादा होगा बेटा। जिसके लिए एरिया ज्यादा होगा उसके लिए हमेशा एनर्जी का जो लॉस रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा। चमकी रही ये बात। तो बेटा जितना एरिया बड़ी कम होगा वही मटेरियल हमारा बढ़िया होगा। अब सोच के देखते हैं बेटा, अगर आपको बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, जैसे अपन स्टील या माइल्ड स्टील या सॉफ्ट आयरन के लिए बात करते हैं एक बार कि उनका कैसे अपन ग्राफ बनाते हैं, तो मैं दो ग्राफ बनाता हूं बेटा। मैंने क्या, देखो इस तरह से दो ग्राफ बनाए एक ही के अंदर, एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ठीक, और एक ग्राफ मैंने ये बनाया। देखो ढंग से देखना बेटा, एक ग्राफ मैंने ये बनाया और एक ग्राफ ये बनाया, ये एक नंबर ये दो नंबर। इनमें से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो या ढंग से देखो तो मैं कह दूं कि जब जो ये ग्राफ बनाया मैंने दो नंबर वाला, क्या एरिया ऑफ दो नंबर इज छोटा है एरिया ऑफ एक नंबर? तो कौन सा बढ़िया मटेरियल है? तो दो नंबर इज गुड मैग्नेटिक मटेरियल देन वन। एक नंबर वाले की बजाय दूसरे वाला ज्यादा बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल है। इसको अपन जनरली कह देते हैं बेटा स्टील के लिए या माइल्ड स्टील के लिए, और ये जो होता है ये होता है सॉफ्ट आयरन के लिए। अगर आपको बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल की चर्चा करनी है तो रिटेंटिविटी जो होगी, रिटेंटिविटी वो तो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। देख ये वाला वैल्यू तो रिटेंटिविटी बेटा, दिस रिटेंटिविटी इज ग्रेटर देन टू दिस रिटेंटिविटी। बोल चमका रहे, इस वाले से ज्यादा है रिटेंटिविटी, तो बेटा ये रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए। और देख कोएरोसिटी जो है किसका कम है, इसका कम और इसका ज्यादा है, इसका इतना है और इसका इतना है, तो कोएरोसिटी वो क्या होना चाहिए, शुड बी लो। दिस इज द बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल। ये कैसा होता है, बढ़िया मैग्नेटिक
मटेरियल होता है। ये लो साहब, कई बार एडवांस में एक बार पूछा था आईआईटी एडवांस में सवाल, यही था, इस तरह का सवाल था कि कौन सा बढ़िया होगा, किसके लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल वो होगा जिसका रिटेंटिविटी तो हाई हो और कोएरोसिटी लो हो हमारा। तो बेटा ये चीज़ थी हमारी हिस्टैरिसीस ग्राफ के बारे में। ये चीज़ें बोर्ड में भी आती है, नीट में भी थ्योरेटिकल बातें होती है ज़्यादातर इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकली पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और न्यूमेरिकली सवाल नहीं होते इसमें से। इस पार्ट में जो लास्ट 2 लेक्चर पढ़ाए इस चैप्टर के मैंने, तो उसके अंदर तो अपना ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। पहले बता दूं, अगर ये चैप्टर आपको आता है तभी तुमको ईएमआई आएगा, अन्यथा ईएमआई नहीं आएगा। ईएमआई के अंदर पैदा करेंगे हम लोग, तो पैदा करने वाली चीज़ नहीं आएगी अगर ये नहीं आता तो। बोल क्लियर हो गया? तो बेटा अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। जिन बच्चों को डीपीपी चाहिए वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8619449970 पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको डीपीपी भेज दूंगा बेटा। कोई पेपर चाहिए चैप्टर से रिलेटेड डीटीएस टाइप का, तो वो भी आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको पेपर भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अपने चैनल को सब लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सके हम लोग। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया।